हेलो। कैसे हैं भाइयों? आज थोड़ा सा टाइम मिला और अकेला था तो सोचा कि आज लाइव आएं। ठीक हूँ। थोड़ा सा आराम है अभी इस समय। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग जो है ना वो हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और शुरू से ही उन्होंने हमें टारगेट करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमाया जाए। हालांकि हम भी पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पैसे से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, हमारी पढ़ाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन निस्वार्थ मेहनत करते हैं, खुद की स्टडी भी करते हैं, सारी चीज़ें। मैंने हाल में ही एक पोस्ट डाला था। मैंने एक भाई के कहने पे छोटे छोटे 2-3 शॉर्ट बना दिए महिलाओं के फेवर में, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये रहता है कि भैया आप केवल पुरुषों के बारे में ही बोलते हैं, महिलाओं के बारे में कभी कोई वीडियो ही नहीं बनाते। तो ये वाजिब भी है। ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष हैं ना वही दुखी हैं, कुछ महिलाओं के साथ में भी गलत हुआ। मेरे घर में भी हैं ऐसी महिलाएं जिनके साथ में वास्तविक गलत हुआ। लेकिन जब हम अपने घर की माँ बेटियों के बारे में जब कोई बात डालते हैं ना कि उनके साथ प्रताड़ना हुई है, तो यही जो लोग हैं जो अपने आप को पीड़ित बताते हैं, यही लोग हमसे सवाल करने लगते हैं। तब ये नहीं देखते हैं कि जिस बंदे ने 2013 से लेके अब तक सिर्फ पुरुषों के लिए काम किया है, पुरुषों को बचाने के लिए, उनके परिवारों को बचाने के लिए हमेशा मेहनत की है, अपना करियर दांव पे लगा दिया, अपना सब कुछ गवा दिया, तो ये लोग उल्टा दांव खेलने लगते हैं। आज ऐसे ही एक बंदा आया, वो भी यही बात कह रहा है। सिक्के के हमें दोनों पहलू देखने हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्यों पुरुषों के साथ में? क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये सारी चीज़ें घटित हुई है। इन सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ, इन दर्दों को मैं समझता हूँ। मेरे खिलाफ में 2013 में भी केस हुए, 2015 में भी केस हुए, उसके बाद भी केस हुए, अभी भी चल रहे हैं केस, ऐसा नहीं है। और मेरे केसों में आपको बता दें कि जो हमारा मेंटेनेंस था बंद गया था। मेरे ऊपर जानलेवा हमला कोर्ट में किया गया था। एक बार कोर्ट कैंपस में हमला हुआ था, एक बार कोर्ट के बाहर हमला हुआ था। ये मेरा शुरुआती दौर था। लेकिन जब से हमने अपनी कमान संभाली, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। वो सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, वहीं के वहीं हैं। दहेज का केस लगा था, एफआईआर कराई गई थी, उसमें पैसे देके चार्जशीटेड किया गया था, जिसमें कि पुलिस ने मरे हुए लोगों के बयान लिख दिए। उसमें मामला पेंडिंग है न्यायालय में। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, वो 4 साल से उसी जगह पे है, क्योंकि हमने मूवमेंट किया, हमने अपनी मेहनत की। हमारे जो वकील साहब, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारा सहयोग किया। और सही पूछा जाए ना, ये जो आज मैं आप लोगों के सामने जो खुल के बोलता हूँ ना, आप लोगों के फेवर में, ये जो जिंदगी है ना, आप ही लोगों की देन है, वरना मैं तो कब का पूछ गया होता। लेकिन इसका मतलब यार ये नहीं है कि आप किसी पे कीचड़ उठाने लगेंगे। आज मेरे पास क्या कोई काम धंधा है क्या? मेरा परसों एक्सीडेंट हुआ, छोटी मोटी चोटें आई, और इस चीज़ की गवाही वही लोग दे सकते हैं ना जो मेरे पास आए हैं, मेरे पास रहे हैं, रुके हैं, मेरे साथ उन्होंने समय बिताया है। वो लोग जानते हैं कि मेरी सच्चाई क्या है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो पुरुष आयोग का ड्रामा करते हैं, सड़कों पे घूमते हैं। क्या किया इन्होंने? 40,000 एनजीओ हैं हमारे इंडिया में जो पुरुषों के लिए काम करते हैं। बताइए, कोई भी आपके साथ आया हो कभी आपके केस में? कभी किसी ने भी एक एप्लीकेशन बना के आपको दी हो? मैंने किया है ये काम। चाहे हिमाचल का केस हो, मैंने भाइयों को एप्लीकेशन बना के दिया। उनका डोमेस्टिक वायलेंस का क्या, बहुत सारे ऐसे केसेस खारिज हुए। झांसी में एक केस खारिज हुआ, अजमेर में एक केस खारिज हुआ, दिल्ली में ऐसे कई सारे हुए, पलवल में ऐसे हुए। मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने किन किन लोगों की मदद की है। मैं बेवकूफ़ था क्या?
मैं रात के 12 बजे जाग रहा हूँ, एप्लीकेशन बना के दे रहा हूँ। आज जब हमने 2 पोस्ट कर दी तो सबको दिक्कत होने लगी। और आज मालूम ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम पुरुषों के साथ इसलिए है ना, क्योंकि अभी हम प्रोफेशन में नहीं हैं, अभी हम वकालत के प्रोफेशन में नहीं हैं। मेरी स्टडी चल रही है मेरे भाई, मेरा सेकेंड ईयर अभी कंप्लीट हुआ है। हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे मैंने दोबारा एलएलबी में एडमिशन लिया था, पहले मेरा खारिज कर दिया गया था। मैंने दोबारा एडमिशन लिया हाई कोर्ट के डायरेक्शन से। मेरी सेकेंड ईयर कंप्लीट हुई है, अभी 1 साल मेरे लिए बाकी है। लेकिन जब हम ऑन प्रोफेशन आ जाएंगे ना, तब हम एक पक्षी नहीं कर पाएंगे। मेरी मजबूरी है, क्योंकि हम टिक नहीं पाएंगे इस फील्ड में। फिर हमें वहां महिलाओं को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, पुरुषों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, अगर कैरियर बनाना है तो। लेकिन हाँ, मैं जितनी मेहनत करता हूं ईमानदारी से करता हूं। मैं 2020 में एक मामले में ट्रैप भी हुआ था। मालूम किसने किया था? एक पीड़ित था, एक पीड़ित, जिसका खुलासा बाद में हुआ है। उसने मालूम क्या किया? मुझे नहीं सच्चाई पता है, मुझे सच्चाई नहीं पता है, लेकिन उसकी हरकतों से, उसके व्यवहार से हमें अब लगता है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। अपनी बीवी को नीचा दिखाने के लिए ना उसने मेरा यूज किया, और मैं इस बात को नहीं जानता था। ये जांच का विषय है, हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, चार्जशीटेड हो नहीं रहा है 2.5 साल से। जिस केस में हम जेल गए थे ना, उस केस में मैटर अभी तक चार्जशीटेड नहीं हुआ है 2-2.5 साल से। हमारी रिट पेंडिंग है, और हम उसमें जेल भी रह के। ये मालूम किस वजह से हुआ था? ये एक पीड़ित की वजह से हुआ था। और कितना सहेंगे यार, सब कुछ तो अपना बर्बाद करके बैठे हुए हैं। कहां से क्या करें बताओ? और ये जो बोलते हैं ना पीड़ित पीड़ित, मेरे भाई हमसे ज्यादा पीड़ित नहीं होगा कोई। लेकिन जब हम लोगों की सुनते हैं ना, तो खुद सोच में पड़ जाते हैं कि यार ऐसा भी होता है क्या? 4 लाख रुपए मेरे खाते से निकले थे, और कम से कम आज की डेट में 8-10 लाख रुपए के नुकसान में हूं मैं। जो मेरे पिताजी की पूंजी थी, मेरी माताजी की पूंजी थी, मेरा पैसा भी चला गया। केवल मालूम किस वजह से? इस समाज सेवा की वजह से। लेकिन उसके बाद भी मैंने इन सब चीजों को दूर नहीं किया। केवल एक ही इंटेंशन रहा कि चलो यार ठीक है, अपने लिए नहीं जी पाए, हम दूसरे के लिए जीते हैं। मेरे पास इतनी दूर दूर से लोग क्यों आते हैं? मुझे क्या जरूरत है उनको अपने पास में बुलाने की? मेरे पास आते हैं, मेरे घर पे रुकते हैं, खाना भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके लिए हम मेहनत करते हैं, वो सफल भी होते हैं। इस चीज का मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, इसकी गवाही वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और फैमिली मैटर्स में ना मैं खुल के कह सकता हूं, भले ही ऑन प्रोफेशन नहीं हूं, मैं फैमिली मैटर में आज भी मास्टर हूं। लेकिन मेरी मजबूरी क्या है कि आज हम आप लोगों के लिए खुल के नहीं आ पाते। रीजन, क्योंकि मेरा एलएलबी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा कंप्लीट 2 साल पहले ही हो जाता। मेरा बीटेक के आधार पे खारिज कर दिया गया था। मैंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन लिया, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा मैंने, तब मैंने अपनी एलएलबी चालू की थी। नया एडमिशन लिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफीट खा गया। लेकिन हाँ, जिस दिन हम खड़े होंगे, आप लोगों के लिए खड़े होंगे, आप लोगों के लिए मेहनत आज भी करते हैं। आज मैं अकेला जिंदगी काट रहा हूं। मेरे बच्चे औरैया में हैं, मैं आगरा में हूं। और मालूम क्यों? कि पता नहीं कौन सा पीड़ित भाई मेरे पास में आ जाए। और ऐसा ही हुआ। आगरा में एक बंदे के ऊपर बंदूक लगा के उसका तलाक करवाया जा रहा था। बंदा बोला भैया मुझे मिलना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम ये नहीं कह सकते, हम किसी को जज नहीं कर सकते एक बार में। मेरे बारे में बहुत सारी, जिस बंदे की वजह से मैं जेल गया ना, वो एक समय था,
लेकिन मैंने मालूम क्या किया, उस राज्य की पुलिस को ना ये सिखा दिया कि इंजीनियरिंग किए हुए बंदे के ऊपर जो कानून पड़ता है उस पर कैसे हाथ डाला जाता है। मालूम है, पूरा का पूरा सिस्टम हाईकोर्ट में टंगा हुआ है। एसीपी, डीसीपी कंटेम्प्ट है। कमिश्नर और पुलिस को नोटिस जारी करने के लिए बोला गया। मेरी रिट पड़ी हुई है, जेल जाने की नौबत थी। मालूम क्यों? क्योंकि पुलिस ने जानबूझ के मेरी रिट को खारिज कराने के लिए मेरी जमानत रद्द करा दी थी। लेकिन जब हम भीतर रह के इतनी संगीन धाराओं में भीतर नहीं रह पाए इतने दिनों, तो हम बाहर रह के हमारा क्या बिगड़ जाएगा। और इतना आसान नहीं है। लेकिन वो पीड़ित, मालूम है उस पीड़ित के साथ मैं क्या करूंगा, शायद उसने सोचा नहीं होगा। क्योंकि ये भंवर जाल है, अगर मैं अच्छा कर सकता हूं तो किसी के साथ गलत भी कर सकता हूं। जो ये केस था ना, मालूम है इतनी बुरी तरीके से मुझे ट्रैप किया गया। मुझे क्या, एक भाई साहब को और ट्रैप किया गया कि पूरा का पूरा मेरा ढांचा खराब हो गया। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। अपने मामलों से दिमाग हट गया। एक गुमनाम सी जिंदगी जीने लगा। लेकिन छोड़ा मैंने भी नहीं किसी को। और वो पीड़ित क्या सोचता है, मेरे बारे में लोगों से मिलता है, मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाता है, मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ की इटावा जेल नहीं देखी है अभी उसने। तो मेरे भाई, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निगेटिविटी मत लाओ। कोई दिक्कत नहीं है, गाली देनी है मेरे मुंह पे दे लो, आके मेरे घर पे आके दे लो, लेकिन इस तरीके की निगेटिविटी मत लाओ। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और आप लोगों के लिए ही मेहनत की है। वरना मैं भी अपनी जॉब करता रहता और 50,000 का एक वकील कर लेता, 50,000 रुपये में अपना केस लड़ता रहता जैसा आप लोग लड़ते रहते हैं। और रही बात मेरे मामलों की बात, तो मेरे मामलों में मैं उनकी छाती पे रह रहा हूं, उनकी छाती पे रह रहा हूं। अगर दम नहीं होती तो यहां क्यों रहता। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस करो अपने मुकदमों पे। मालूम है, आप अपने मुकदमे को एक बार पढ़ोगे ना, 2 बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, चौथी बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, आपको कोई ना कोई ऐसी कानूनी बारीकियां उसमें मिल जाएंगी जो नाव में कील साबित होंगी। जब तक आप मेहनत करेंगे ना, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, चाहे मैं हूं और चाहे कोई भी हो। और ये रही बात, जो लोग ये ढोंग फैलाते हैं ना, ये पुरुषों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये कोई कुछ नहीं करता। मैं सबको जानता हूं। 2013 में जब मेरे ऊपर पहली बार जब केस हुए थे, जब मैं जॉब कर रहा था, तब बहुत लोगों ने मुझसे कहा, बहुत सारे एनजीओ वाले आए, मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की, मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, किसी ने पेपर मंगाए, किसी ने पैसे मांगे, किसी ने कुछ किया, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। दोबारा केस हुए, हो गया जैसा होना था। दोबारा मेरे ऊपर फिर केस हुए। फिर मैंने भी सोच लिया कि नहीं, अब लड़ ही लो, ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि कोड है ना, कोड को खुजाने से कोई फायदा नहीं है, कोड को खत्म ही कर दो। आज मेरा ससुर पेपर बेचता है पुल के नीचे बैठ के। मेरा जो साला है ना, वो टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी चलाता है, गजेटेड ऑफिसर था कभी वो। तब जब मैं यहां से 200 किलोमीटर दूर बैठता था तब। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके वकील साहब जो है ना, हम लोग बोलते हैं, मालूम, एक धारणा गलत दिमाग में डाल लेते हैं कि हमारा वकील हमारा काम नहीं कर रहा है। नहीं, आपका वकील आपका काम कर रहा है, आपके लिए ही बैठा हुआ है, आपसे ही उनका हित है, उनसे आपका हित है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक कोई, क्योंकि मैं देखता हूं इस चीज को प्रैक्टिकली, सवेरे से शाम तक तारीखों के लेने के लिए भागदौड़ मची रहती है, 20 केस होते हैं। इसलिए आपका केस है, आप पढ़ो। जिस एक्ट में उस केस को डाला गया है ना, उस एक्ट को पढ़ो। लोग कहते हैं ना, महिला कानून है, महिला कानून है। महिला कानून है, लेकिन ये उस मीठे लड्डू की तरह है ना, खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मालूम है शुगर जैसी बीमारी भी दे जाता है। तो स्टडी करो,
125 की अगर आप बात करेंगे तो 125 में ही आपके सारे तोड़ हैं। बस हमें डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, हम मेहनत नहीं करना चाहते, केवल हम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे थोपना चाहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, डोमेस्टिक वायलेंस में क्या है, पत्नी जाती है अपने मायके से मुकदमा लगा देती है। डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 28 क्या कहता है, ये कहता है कि सेक्शन 17, सेक्शन 18, 19, 20, 22, 23 जो है ना, वो सीआरपीसी प्रोसीजर से चलेगा। डीवी सेक्शन 10 क्या कहता है, सर्विस प्रोवाइडर। डीवी सेक्शन 9 क्या कहता है, डीवी सेक्शन 5 क्या कहता है, डीवी सेक्शन 27 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट की अधिकारता क्या है। कभी आप लोगों ने पढ़ा, आपके खिलाफ जो डीवी का केस चल रहा है ना, बिल्कुल गलत चल रहा है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, केवल एक एप्लीकेशन में खारिज होगा। और मैंने कराए भी हैं, अभी बद्दी हिमाचल में कराया, मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन बना के भेजी थी, कराए मैंने, क्योंकि मैंने मेहनत करी है। ऐसे नहीं है कि हो अल्लाह मैं सड़कों पे खड़ा हो गया, पानी पिला रहा हूं, पुरुष आयोग चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं भी अपनी शर्ट पे लिखा सकता हूं, क्यों नहीं। बातों से नहीं होता है मेरे भाई। 125 में क्या है, मेंटेनेंस बंद गया, आपने क्या किया, सीधे हाईकोर्ट भाग गए। क्या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को खारिज कर सकती है जिसमें आपने कबूल कर लिया कि आपकी पत्नी है वो? 3 चीजों पे ही तो मेंटेनेंस बनता है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि 128 भी पढ़नी है। 128 का कंप्लाइंस पहले होगा, उसके बाद में 125(3) का होगा, तब जेलिंग एलिंग होगी। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें है। 498 में मालूम क्या होता है, चार्जशीटेड कर दिया जाता है, 3/4 में दोनों को मुलजिम बना दिया जाता है, दोनों पार्टियों को। बहुत सारे तोड़ है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। तो लेकिन जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे, हमें केवल थोपना है कि वो ब्रह्मदत्त गलत बोल रहा है, फलाना गलत बोल रहा है। यार मेरा केस है, मेरी फैमिली फंसी हुई है, ये सोचो ना। गाली देने से, आरोप लगाने से ना तो हम पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना आप पे फर्क पड़ रहा है। हमारे जो केस है ना, जब हम लोगों के मैटर सुलझा सकते हैं ना 1-2 एप्लीकेशनों पे, और बगलामुखी का भक्त हूं, कभी दूसरी से तीसरी एप्लीकेशन नहीं लगाई मैंने कभी। अपने केसों में तो मैं तारीखों पे ही नहीं जाता हूं, तो मेरी चिंता मत करो, मैं यहां छाती पे बैठता हूं, सवेरे शाम वहीं बैठना है। मुझे पता है कि किस तरीके से, क्योंकि मैं जो अपने केसों में ना सिर्फ 1 साल का इंतजार कर रहा हूं, और जिस दिन वो इंतजार मेरा खत्म होगा ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। पता है, जो आज हम खुल के काम नहीं कर पा रहे ना, वो फिर हम आप लोगों के लिए खुल के काम कर पाएंगे। आप जहां बुलाएंगे वहां पहुंचूंगा मैं। तो इसलिए अपने केस को 1 बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो। 41A का नोटिस 1-2 हफ्ते के अंदर देना चाहिए एफआईआर दर्ज होने के। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पढ़ना, आप लास्ट का पेज पढ़ना, 6 नंबर। एफआईआर दर्ज जैसे ही होती है ना, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और एफआईआर दर्ज होने की डेट से 2 हफ्ते के अंदर 41A का नोटिस देना है। लेकिन आईओ क्या करते हैं, नोटिस नहीं देते हैं। नोटिस 2-3 महीने 4 महीने बाद देते हैं। अगर नोटिस 2-3-4 महीने बाद दे रहे हैं तो उनको एसपी से या मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण लेना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने मालूम है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, इस पर किसी ने गौर नहीं किया होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। चार्जशीटेड भी हो जाता है मैटर, संज्ञान भी हो जाता है, चार्ज फ्रेम भी हो जाते हैं, लेकिन हम यही नहीं ढूंढ पाते हैं कि इसमें मुलजिम किसको किसको बनाना है। तो मेरे भाई, सड़क पे पानी पिलाने के चक्कर में अगर रहोगे, सड़क पे हो अल्लाह करोगे, तो कोर्ट में तो तुम्हें डिफीट खाना ही पड़ेगा। जितनी मेहनत बाहर करते हो ना, जितनी मेहनत हमें गाली देने में करते हो ना, इतनी मेहनत अगर अपने मुकदमों में कर लो ना, तो मालूम है मुकदमे ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। मालूम है 6 साल से मैंने जमानत नहीं ली है अभी तक। चार्जशीटेड हो गया मैटर, कॉन्ग्नियंस हो गया, सब कुछ। मालूम क्यों? क्योंकि मालूम हमने मेहनत की है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे हैं।
यार 2 पोस्ट कर दिए मैंने, तो लोग बोलते कि अरे ऐसा क्यों भाई, किस हिसाब से मैं पीड़ित मानूं? हो सकता है आपने भी गलत किया हो। अब ये कहने लगो कि नहीं आपने भी गलत, हाँ तो हो सकता है मैंने गलत किया, तो मैटर है इन्वेस्टिगेशन का, देखेंगे क्या होता है। जिन्होंने हमें जेल भेजा था ना, उनसे हमने चैलेंज लगा दिया था जेल जाते समय, पसीना से तरबतर था, ऊपर से लेकर नीचे तक पसीना ही पसीना था, और ये कह दिया था 1 महीने से ज़्यादा नहीं रोक पाओगे हमें। दोबारा फिर एनबीडब्ल्यू वगैरह निकले थे, फिर अब की बार हम पूरी कोटी उठा लाएंगे अपने यहाँ जिला औरैया में, मैं पुलिस वालों के, ये सोच के रखा है। और जो पीड़ित है ना, पीड़ित, उसका तो भगवान ही मालिक है। तो इसलिए अपने केसों पे फोकस करो, फालतू के ड्रामाओं के चक्कर में मत पड़ो। आपका परिवार फंसा हुआ है, और ये जो कानून है ना, ये कुछ जब तक नहीं सीखोगे, जब तक नहीं पढ़ोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक लड़का जो है ना, सड़क पे अगर नंगा खड़ा हो जाए ना, कोई देखने वाला नहीं है, एक लड़की का दुपट्टा खिसक जाए ना, तो हम ही जैसे लोग जो है ना, उसको दोषी समझने लगेंगे। इसलिए अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और हो अल्लाह करने से, ड्रामा करने से ना तो हमारा कुछ बिगड़ेगा और ना कुछ हमारा बिगड़ रहा है। इतना कानून तो हमने पढ़ ही लिया है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं और सामने वाले के कैसे खूंटा घुसे। हमारे चच्चा कहते हैं कि जहां सुई नहीं जाती ना, वहां मूसर घूस देते हैं कभी कभी। इसलिए मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं।